जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। तो ये हम इस छठे अध्याय का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं आपके लिए, दूसरा लेक्चर। और इसमें हम मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में समझाएंगे आपको, यानी मनुष्य का पाचन तंत्र या आहार नाल क्या होता है। मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक, मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक ये जितने भी अंग पाए जाते हैं, यानी ये पूरी नाल जो होती है आहार नाल कहलाती है। अगर कहा जाए कि पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग बताइए तो आहार नाल, और अगर कहा जाए कि आहार नाल का सबसे बड़ा अंग बताइए तो छोटी आंत। ठीक है, तो ये करीब करीब 8 मीटर तक पूरी नली होती है और जिसमें से 6 मीटर तक ये छोटी आंत होती है खाली। समझ गए? तो ये होता है। अब देखिएगा, इसमें जो होता है मनुष्य का पाचन तंत्र या आहार नाल, आहार नाल को जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। आहार नाल को जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। तो पाचन तंत्र समझ ही गए हो कि ऐसे अंगों का समूह जो भोजन को पचने में मदद करता है पाचन तंत्र कहलाता है। ऐसे अंगों का समूह जो भोजन को पचने में मदद करता है पाचन तंत्र कहलाता है। तो पाचन होता क्या है? यानी ठोस, जटिल और अघुलनशील अणुओं का तरल और सरल और घुलनशील अणुओं में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। यानी जो ठोस भोजन हो वो तरल में बदल जाए, जो जटिल भोजन है वो सरल में बदल जाए, और अघुलनशील जो है वो घुलनशील में बदल जाए, यही पाचन कहलाता है। समझ गए? ठोस को तरल, जटिल का सरल, अघुलनशील का घुलनशील में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए इसकी पूरी परिभाषा। यानी ठोस कामा जटिल तथा अघुलनशील अणुओं का तरल कामा सरल तथा घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। पाचन से क्या होता है? भोजन शरीर में प्रयुक्त होने योग्य दशा में बदल जाता है। अगर ये ना कह पाओ तो एक लाइन ये याद रखना कि भोजन का शरीर में प्रयुक्त होने योग्य दशा में बदलना पाचन कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा पाचन जो होता है कैसे होता है। जिसे बहुत सारे पोषक तत्वों के बारे में आपने नाम सुना होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ठीक है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, जल है, खनिज लवण है। समझ गए? ये सब क्या होते हैं? ये सब पोषक तत्व होते हैं। जल, विटामिन और खनिज लवण, जल, विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं इनका पाचन नहीं होता। जल, विटामिन और जो खनिज लवण होते, जल, विटामिन और खनिज लवण जो होते इनका पाचन नहीं होता, क्योंकि ये इतने खुद महीन होते हैं जो हमारे शरीर में प्रयुक्त हो जाते हैं सीधे सीधे। कौन कौन? जल, विटामिन और खनिज लवण, इनका पाचन नहीं होता। अब सर पाचन किसका होता है? तो पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है। पाचन किसका होता है? पाचन प्रोटीन का होता है। पाचन किसका होता है? पाचन वसा का होता है। तो इन 3 चीजों का पाचन नहीं होता और इन 3 चीजों का पाचन होता है। पाचन होता किसका नहीं है? जल का नहीं होता, विटामिन का नहीं होता, खनिज लवण का नहीं होता। होता किसका है? कार्बोहाइड्रेट का होता, प्रोटीन का होता, वसा का होता है। देखिएगा, जैसे हम जो रोटी चावल लेते हैं तो रोटी और चावल में तो सबसे ज्यादा और रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो हम सीधे कार्बोहाइड्रेट हमारी कोशिकाओं में प्रयुक्त नहीं हो सकता। तो कार्बोहाइड्रेट पहले माल्टोज में बदलता है, फिर ग्लूकोज में बदलता है और हमारे शरीर में प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है, दालें जो होती हैं और हम मांस खाते हैं, दाल खाते हैं, उससे हमें प्रोटीन मिलती है, लेकिन प्रोटीन जटिल होती है, प्रोटीन जटिल होती है और हमारे शरीर में प्रयुक्त नहीं हो सकती। तो प्रोटीन जब अमीनो अम्ल में बदल जाती है तो हमारे शरीर में वो प्रयुक्त होने योग्य दशा में आ जाती है। समझ गए कि नहीं? बात समझे? इसी तरीके से दूध है, दही है, ठीक है, इससे दूध दही से हमें वसा मिलती है, दूध दही से हमें वसा मिलती है, लेकिन वसा हमारे
कोशिकाओं में हमारे शरीर में सीधे प्रयुक्त नहीं हो सकती, तो वसा पहले वसी अम्ल में बदलती है, फिर ग्लिसरॉल में बदलती है, तब वो हमारे शरीर में प्रयुक्त होती है। बताओ, बात समझ में आ रही है? पाचन अंग, जो अंग शरीर को पचने में मदद करते हैं उन सबको पाचन अंग कहा जाता है, जैसे मुख गुहा है, ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। ये 5 अंग हुए। ठीक है, ग्रसनी भी होता है, लेकिन ग्रसनी जो होता है वो श्वसन अंग में भी आता है। श्वसन अंग और इनका कॉमन वो भाग होता है। ठीक है, श्वसन अंग का और पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का उभयनिष्ठ हिस्सा जो होता है वो ग्रसनी होता है, इसलिए उसे इसमें हम नहीं रखते हैं। तो ये मुख गुहा है, ग्रास नली है, आमाशय, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। इस चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले मुख गुहा यानी मुख के अंदर का हिस्सा ये हो गया, मुख गुहा हो गई। उसके बाद मुख गुहा से लेकर ये आमाशय तक ग्रास नली होती है। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होता। ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होता है। उसके बाद आमाशय आता है। आमाशय में जो होता है पाचन होता है। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और आमाशय में पाचन होता है। ठीक है, ये एक एक करके हम देखेंगे। पहले हम सब अंगों को देख लेते हैं। इसके बाद भोजन यहाँ पर छोटी आंत में आता है। ग्रहणी में यहाँ से पित्ताशय से पितरस निकलता है और यहीं पर लगा होता है अग्न्याशय लगा होता है। और अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जहां से अग्न्याशयी रस निकलता है, यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर छोटी आंत में इसका पाचन होता है। ये अग्न्याशय है। अग्न्याशय है। तो छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन अगर पूछा जाए कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में होता है। उसके बाद में भोजन पूरा पहुंचता है कहाँ पर? छोटी आंत में अवशोषण भी होता है। बड़ी आंत में, बड़ी आंत में जो होता है पानी का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, यानी अगर किसी की बड़ी आंत काम सही नहीं करेगी तो उसे दस्त आएंगे। पानी का जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में ही होता है। और उसके बाद बहिक्षेपण यानी गुदा द्वार से जो भोजन है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनको सबको देखेंगे। उसके बाद लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पाचक ग्रंथियां कुछ पाई जाती हैं। उन पाचक ग्रंथियों में नंबर 1 होता है लार ग्रंथियां, नंबर 2 जठर ग्रंथियां, नंबर 3 यकृत और पित्ताशय और फिर अग्न्याशय। ये सब के सब अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ये सब की सब अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। जो जठर ग्रंथियां हैं वो अग्न्याशय, जो अग्न्याशय है ये मिश्रित ग्रंथि है। ये जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनसे एंजाइम निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को कहा जाता है जिनसे एंजाइम निकलता है। और बाह्यस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनसे हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो ये सब इनसे एंजाइम निकलता है। लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, यकृत और पित्ताशय और अग्न्याशय। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं मुख गुहा को। तो नंबर 1 मुख गुहा। हमारी मुख गुहा में पहले 3 चीजें होती हैं। लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, दांत पाए जाते हैं, जीभ पाई जाती है। ठीक है, तो लार ग्रंथियां जो होती हैं 3 तरीके की होती हैं। एक होती अधोजीवा जो जबान पाई जाती हैं, अधोहनु साइड में पाई जाती हैं, कर्णमूल यानी कान के पास पाई जाती हैं। अधोजीवा, अधोहनु और कर्णमूल, ये 3 तरीके की ग्रंथियां पाई जाती हैं और जिनसे लार स्रावित होता रहता है। ठीक है, तो लार ग्रंथियों से कौन चीज निकलता है? लार निकलता है। और जो लार में होता है, लार में 3 चीजें पाई जाती हैं। एक श्लेष्म भी पाया जाता है। लार में 3 चीजें पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों से लार निकलता है और जो लार ग्रंथियां होती हैं उनसे लार निकलता है। और लार में जो होता है वो 3 चीजें पाई जाती हैं। लार में 3 चीजें, नंबर 1 श्लेष्म और नंबर 2 लाइसोजाइम और नंबर 3 ये टाइलिन। अब ये जो श्लेष्म होता है वो भोजन को चिपचिपा बना देता है, गीला एकदम चिपचिपा बना देता है। ठीक है, और जो लाइसोजाइम होता है वो जीवाणुनाशी होता है, भोजन में उपस्थित छोटे छोटे जीवाणुओं को मारता रहता है। जो टाइलिन होता है
टाइलिन जो होता है वो मंड या चोकर यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। टाइलिन जो होता है मंड या चोकर का पाचन करता है। लाइसोजाइम जो होता है वो जीवाणुनाशी होता है, जीवाणुओं को मारता है। और जो श्लेष्म होता है वो भोजन को चिपचिपा बनाता है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। फिर इसमें दांत पाए जाते हैं मुख गुहा में। और कौन चीज पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। दांत भी 4 तरीके के होते हैं। नंबर 1 कृंतक, नंबर 2 रदनक, नंबर 3 अग्रचर्वणक और नंबर 4 अग्रचर्वणक। इसका जो सूत्र होता है I 2/2, C 1/1, उसके बाद प्रीमोलर 2/2, उसके बाद मोलर 3/3, 2 1 3 2 5 3 8, 8/8, 16 दूनी 32। ये वयस्क अवस्था का दंत सूत्र होता है। नंबर 1 इंसाइजर। एक जबड़े की बात करें तो एक जबड़े में जो स्थायी दांत होते हैं वो 16 होते हैं। ठीक है, और जो दूध के दांत होते हैं वो 10 होते हैं। टोटल दूध के दांत 20 और टोटल स्थायी दांत 32 होते हैं। ठीक, जो कृंतक होते हैं वो 2 इधर और 2 इधर, यानी सामने के 4 दांत ऊपरी जबड़े में और 4 नीचे के दांत, टोटल 8 दांत। 2 2 4, 4 दूनी 8, टोटल ये एक जबड़े में 4, एक जबड़े के दिखाए गए हैं। जो यहाँ पर दिखाए गए हैं ये एक जबड़े के दिखाए गए हैं। ये जो होते हैं कृंतक, इंसाइजर होते हैं। आई इंसाइजर यानी कृंतक होते हैं, ये भोजन को काटने का काम करते हैं। दूसरे जो होते हैं ये नुकीले दांत होते हैं। ये नुकीले दांत होते हैं और ये इधर उधर खूंटे के नुमा में एक इधर 2 एक जबड़े में 2 नीचे, यानी 4 दिख रहे हैं। जो ये एक इधर साइड एक इधर साइड, एक ही जबड़े की बात हो रही है, तो ये पाए जाते हैं। तो टोटल ये 4 हो गए। ये जो होते हैं भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। उसके बाद ये प्रीमोलर पाए जाते हैं, ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। और उसके बाद ये मोलर भोजन को पीसने का काम करते हैं। उसके बाद जीभ पाई जाती है। जीभ का काम करती है। जीभ जो होती है हमें जायका देती है, मजा देती है कि कोई भी चीज़ कैसी है। तो जबान का कौन सा हिस्सा कैसे किसे बताता है वो हमें देखना है। जो जबान का अगला हिस्सा होता है अग्रभाग, वो होता है हमें मीठे का एहसास बताता है। यानी कोई भी चीज़ जबान का अगला हिस्सा है वो किसको बताता है? मीठे को बताता है। उसके बाद इधर इधर दोनों साइड होता है ये अग्र मध्य भाग। अग्र मध्य भाग जो होता है वो होता है नमकीन। अग्र मध्य भाग जो होता है वो नमकीन बताता है, कि नमकीन का जायका बताता है। उसके बाद होता है पार्श्व भाग। उसके बाद होता है पार्श्व भाग जो कि हमें खट्टापन का बताता है कि कोई भी चीज़ खट्टी है। और उसके बाद सबसे पिछला हिस्सा होता है वो पश्च भाग होता है, वो हमें तीखा यानी कि कड़वी चीज़ बताता है। और ये जो बीच का हिस्सा होता है, ये बीच वाला हिस्सा, ये स्वादहीन होता है। इसमें कोई भी जायका नहीं होता। बीच के हिस्से में कोई भी जायका नहीं होता। अगला हिस्सा जो होता है यानी मीठे का बताता है। उसके पीछे जो अग्र मध्य होता है वो नमकीन बताता है। उसके पीछे जो होता है वो खट्टा बताता है और उसके पीछे वो कड़वा बताता है। ठीक है, तो ये हो गई, ये बता दिया। उसके बाद आता है आपका ये हमने बता दिया मुख गुहा के बारे में जानकारी आपको बता दी कि इसमें जो होता है वो ये पाया जाता है। जो टाइलिन होता है ये इसे माल्टोज में बदल देता है। ये भी लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे जो मंड है ये हमने हालांकि आपको पहले बताया था, ये जो टाइलिन जो है इसे माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, और फिर माल्टोज बाद में ग्लूकोज में बदलता है और जिससे कि हमारे भोजन में प्रयुक्त होने योग्य दशा में हो जाता है। उसके बाद आती है ग्रास नली। जो ग्रास नली होती है इसमें कोई भी पाचन नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ मुख गुहा से भोजन को आमाशय में पहुंचाती है। मुख गुहा को सिर्फ और सिर्फ भोजन को मुख गुहा से आमाशय में पहुंचाती है। अब इसके बाद हम आमाशय देखेंगे। अभी हमें आमाशय देखना है
छोटी आंत के बारे में पढ़ना है और बड़ी आंत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग और नहीं देखते हो ज़्यादा लंबे वीडियो, इस वजह से हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा और अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हम आपको आमाशय के बारे में बताएंगे, छोटी आंत के बारे में बताएंगे और बड़ी आंत के बारे में बताएंगे कि आमाशय जो होता है जिसे 1.5 किलो से ज़्यादा नहीं रोक, मतलब 1.5 किलो तक इसमें सहन करने की क्षमता होती है। इसमें भोजन 4 घंटे तक रहता है। इसके 3 पार्ट तक होते हैं। इसमें रूजी नाम की कांटेनुमा आकृतियाँ पाई जाती हैं। जब हमें भूख लगती है तो वही चिभती हैं। ठीक है, कांटेनुमा इस वजह से ताकि उसमें भोजन फंसा रहे, यानी भोजन 4 घंटे तक इसमें रुका रहे। ठीक है, तो ये सब बताएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।